Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of it chapter number 17 social sciences which is poverty and unemployment India problems and challenges। में हमारा इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उसमें पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का रोल बहुत ही बड़ा है। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने कई सारी चीजें उसके बारे में पढ़ी, पॉवर्टी के बारे में पढ़ी। ओके, कैसे कौन होते हैं पुअर पीपल, कैसे माने जाते हैं वो पुअर, ठीक है। फिर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, कैसे गिने जाते हैं पुअर, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। पॉवर्टी ऑफ इंडिया के सारे डिटेल्स मैंने आपको होमवर्क में दिए थे लिखने के लिए पॉइंट वाइज कि भैया आप कंपैरिजन करने के लिए टेबल बना दीजिएगा। और हम आज बात करने वाले हैं रूरल और अर्बन पुअर और आगे बात करेंगे। तो बेटा व्हाट इज रूरल पुअर? जनरली लैंडलेस लेबर्स, farm laborers, artisans of cottage industries or small scale industries, marginal farmers, beggars, forced laborers, inhabitants of forest or mountainous region, tribals, temporary craftsmen are called rural poor। अब एक एक मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लैंडलेस लेबर्स मतलब ऐसे लेबर जिसके पास जमीन नहीं है, वो खाली मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जमीन के अंदर, मतलब जमीन के लिए खेती बाड़ी में जो मेहनत करते हैं लोग, ठीक है, वो जिनके पास जमीन नहीं होती वो खाली वेजिस पे चलते हैं, तो वो लैंडलेस लेबर जो है। फार्म लेबरर्स, वही मैंने बताया आपको, खेती के अंदर जो लेबर काम करते हैं वो। कॉटेज इंडस्ट्रीज के आर्टिसंस, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वो बनाने वाले लोग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आर्टिसंस, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज मतलब छोटे छोटे दुकानों के आर्टिसंस जो हैं, जो हाथों से चीजें बना के बेचते हैं। मार्जिनल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स मतलब ऐसे फार्मर्स जो मार्जिन पे लेते हैं फार्म, ठीक है, खेती करने के लिए। बेगर्स मतलब आपको तो पता ही है, जो भीख मांगते हैं वो। फोर्स लेबरर्स मतलब जिनको फोर्सफुली लेबर के अंदर डाल दिया गया है। फॉरेस्ट और माउंटेनस रीजन में रहने वाले लोग, ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोग, ये सारे लोग जो हैं वो रूरल पुअर हैं। टेम्पररी क्राफ्ट्समैन, टेम्पररी क्राफ्ट्समैन का मतलब क्राफ्ट्समैन स्किलफुल आदमी होता है, ठीक है, वो टेम्पररी काम करता है, उनकी जब सीजन आती है तब काम करते हैं, बाकी वो पुअर बन जाते हैं। तो ये है रूरल पुअर। अब अर्बन पुअर की हम बात करें तो टेम्पररी लेबर, जो लेबरर होते हैं, हर रोज पे कुछ ना कुछ काम करके वो कमा लेते हैं डेली वेजेस पे, मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो लेबरर्स को रखते हैं और उनको काम देते हैं डेली वेजेस पे कि भाई दिन के 100 रुपए देंगे, आपको 21 दिन का काम करना है। तो ये ऐसे लेबरर्स जो डेली वेजेस पे होते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स जो झाड़ू पोछा करने आते हैं घर पे। रिक्शा वाले लोग, ठीक है, चाय चाय की टपरी पे या टी स्टॉल पे या होटल के अंदर काम करने वाले छोटे-मोटे वर्कर्स, ढाबा पे काम करने वाले वर्कर्स, गैराजेस में काम करने वाले वर्कर्स हैं, बेगर्स। और ऐसे लोग जो अपनी मिनिमम और बेसिक चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और पॉवर्टी में जी रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अर्बन पुअर। डिफरेंस क्या है बेटा? रूरल पुअर हमको मोस्टली गाँव में दिखता है, राइट? गाँव, फॉरेस्ट वाले एरियाज़, और अर्बन पुअर हमको सिटीज में दिखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई रीजंस ऑफ पॉवर्टी, भाई ये करीब होते क्यों हैं। द ओरिजिन ऑफ पॉवर्टी इज मोर डीप रूटेड इन विलेजेस, रूरल एरियाज एट कंपेयर टू अर्बन एरियाज। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में रूरल एरियाज में पॉवर्टी और डीप रूटेड है, और ज्यादा गरीब लोग हैं रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में। अब कारण क्या होता है गरीब होने का? ठीक है, देखो इंडिविजुअल ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हर एक इंसान जो मतलब गरीब है उसके पीछे स्पेसिफिकेशन। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, वो क्यों जी रहे हैं वो हमको बता रहे हैं। तो देखिए, डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज। तो बेटा जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जैसे खेत के अंदर काम करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, वो फार्मर्स की इनकम डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट तो है ही नहीं, ठीक है, वो अभी भी पुराने तरीकों से एग्रीकल्चर के अंदर खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी इंक्रीज उनकी बहुत कम होती है, मतलब इनकम होती ही नहीं है, ऐसा ही हम बोलते हैं तो चलता है। अच्छा, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज ना हो तो पूरे साल वो लोग खेती नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बरसात आती है तभी खेती कर पाते हैं वो लोग, अरे अगर इरिगेशन फैसिलिटीज ना हो। तो ये इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से, या तो फिर प्रॉपर डेवलपमेंट ना होने की वजह से एग्रीकल्चर के अंदर उनकी इनकम कम हो जाती है और वो पुअर हो जाते हैं। लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। तो ऐसे इंसान जो खेती ही कर रहे हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने खेती ही करी है, ठीक है, और उसके अंदर ही काम किया है, फार्म के अंदर ही काम किया है, तो उनको अब क्या आएगा? अगर फार्मिंग
का ऑप्शन नहीं है उनके पास, या कहीं बरसात नहीं आती है, कई साल बरसात नहीं आती है, ऐसा भी होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज ना हो, तो वो फार्मिंग कैसे करेंगे? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। अब उसके सामने उनका अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट क्या है? कुछ नहीं है ना, उनको तो कुछ आता नहीं है, वो वैसे भी उनके एजुकेशन वेजुकेशन कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो उनको एम्प्लॉयमेंट दूसरा मिलता नहीं है, काम दूसरा मिलता नहीं है। तो अब काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो पुअर हो जाते हैं, पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग इन द रूरल एरिया। बेटा रूरल एरिया में, ऐसी जगह पे, गाँव के अंदर, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में पता ही नहीं है उनको कि कोई कोई नौकरी हो सकती है या कहीं पे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है, ठीक है? उनकी उसकी नॉलेज ही नहीं है उनके पास। तो लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा कुछ काम है, दूसरा कुछ काम वो कर सकते हैं, ठीक है? उनके बारे में उसको पता ही नहीं होता उनको। उनकी प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं होती है, राइट? वैसे ही हम कई सारे ऐसे फार्मर्स को देखते हैं, आज भी कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके एजुकेशन नहीं है, राइट? वो पढ़े हुए नहीं है, तो वो खेती ही करते हैं। तो और स्किल ना हो, ट्रेनिंग ना हो उनके पास, हैं? तो फिर खेती भी कैसे करें? मतलब जो कर रहे हैं, वो ही करेंगे। वो इंक्रीज़ नहीं कर पाएँगे अपनी लाइफ़स्टाइल को, या इंक्रीज़ नहीं कर पाएँगे अपनी इनकम को। समझ में आया? तो उनके पास स्किल, ट्रेनिंग, एजुकेशन नहीं है, तो वो अपना जो खेती का काम है, ठीक है? वो जो फार्म के अंदर काम करते हैं, उसमें डेवलप कैसे होंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग अंडर द पॉवर्टी लाइन और पुअर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का। और एक बात करें हम, इंक्रीज इन डेब्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्सी ट्रेडिशंस कस्टम्स, thus it may be said that it is due to increase in unproductive expenditure। तो बेटा और एक रीजन पॉवर्टी का ये है कि भाई कास्ट सिस्टम के अंदर और ये जो पुराने जमाने के ख्यालात हैं, उसके अंदर पहले के जमाने में तो वो दहेज देना पड़ता था, राइट? कि जब जब वो लड़की वाले होते हैं, वो उनको दहेज देना पड़ता है। तो ये इसकी वजह से डेब्ट उनका इंक्रीज, उधार, डेब्ट का मतलब होता है उधार। तो ये उधार जो है उनका, वो इंक्रीज हो जाता है, एक्सेसिव एक्सपेंडिचर खर्चा करते हैं, वो ये वो करते हैं। तो इसकी वजह से ट्रेडिशन, कस्टम्स, ये कास्ट सिस्टम, उसकी वजह से कई सारे लोग पुअर बन जाते हैं, क्योंकि उनको अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। वो एक्सपेंडिचर अपने प्रोडक्शन या अपने आगे बढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो खुद को डेवलप करने के लिए नहीं कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर, ठीक है? वो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, वो खर्चा अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हैं या अपने आप को डेवलप करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही फालतू में अनप्रोडक्टिव खर्चा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एक रीज़न है कि भई वो पुअर हो जाते हैं, पॉवर्टी के अंदर आ जाते हैं। Due to illiteracy, the poor become victim of exploitation and injustice. Along with that, they are not able to get proper benefit of government schemes because of lack of information। तो बेटा देखो, कई सारे लोग पुअर बन जाते हैं। एक वजह है कि भई वो पहले तो पढ़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है? और जब पढ़े हुए नहीं होते, जब चीज़ सब चीज़ पता नहीं होती है उनको, तो वो एक्सप्लॉइटेशन के शिकार बन जाते हैं, इनजस्टिस के शिकार बन जाते हैं। अभी एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या? जब आपको बहुत कम पैसे में बहुत सारा काम करवाएँ, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। तो ऐसे लोग जिनको, वो पढ़े हुए नहीं है, जिनको पता नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो एक इसके शिकार बन जाते हैं एक्सप्लॉइटेशन के, ठीक है? उनसे बहुत सारा काम करवाया जाता है और उनको कुछ थोड़ा कुछ पैसा दिया जाता है। तो ये एक एक्सप्लॉइटेशन के शिकार बन जाते हैं और इनजस्टिस होता है उनके साथ। तो अगर उनको पता ही नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, तो वो इनजस्टिस के शिकार बन जाते हैं। तो इसके साथ-साथ जो गवर्नमेंट स्कीम्स गरीब के लिए लागू करते हैं, जो गवर्नमेंट है, वो गरीब के लिए जो काम करती हैं, वो स्कीम्स और ये फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? उनके उसके बारे में अगर उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो कैसे उनका बेनिफिट उठा पाएँगे? नॉट नॉट पॉसिबल ना। तो फिर ये एक रीज़न है कि भई ये एक एक्सप्लॉइटेशन और इनजस्टिस के शिकार बन जाते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स उसका फ़ायदा वो नहीं उठा पाते हैं। तो वो जहाँ पे है, वहीं पे रह जाते हैं और या ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। Due to ignoring necessities and economic welfare of the poorest section of the society during formation of economic policies। तो बेटा ये क्या है? ये जो है वो है, देखो, नेसेसिटी और इकोनॉमिक वेलफेयर, ये जो सबसे गरीब वाले लेवल के लोग होते हैं ना, जो सबसे गरीब होते हैं, ठीक है? उनका ध्यान नहीं रखना, उनको इग्नोर कर देना, कब? जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती हो, है? सब ये मनी बिल या इकोनॉमिक पॉलिसीज जब गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है? ऐसी पॉलिसीज जो पैसे के रिलेटेड होती है, वहां पे ज़रूरियात वाली चीज़ों को
और जो पुअरेस्ट सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, उसकी वेलफेयर करने का बात वो इग्नोर कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे वो पुअर लोग हैं वो पुअर ही रह जाते हैं। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स वाज एनकरेज्ड व्हाइल प्रोडक्शन ऑफ एडिबल क्रॉप्स वाज रिड्यूस्ड। This triggered the scarcity of food grains and pulses and price rise because of which people could not get meals twice a day. तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देखो पैसे कमाने के लिए खेती करना ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये 10 सालों से यही चल रहा है, 10-15 सालों से यही चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। अब कैश क्रॉप्स क्या होता है, देखो कैश क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो तुरंत ही बेच दिए जाते हैं, ठीक है, तुरंत ही बेचे, उनकी डिमांड बहुत होती है और वो बेच दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सब जो फार्मर्स हैं वो कैश क्रॉप पे ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, कैश क्रॉप पे ज्यादा फोकस करेंगे और कैश क्रॉप्स ग्रो करेंगे। अब उसके सामने क्या हो जाएगा, वो जो एडिबल क्रॉप्स उसकी जगह पे वो ग्रो कर रहे थे, जो दूसरे वाले क्रॉप्स खाने लायक दूसरे वाले जो क्रॉप्स हैं जो हर रोज हम खाते हैं, वो ग्रो करना वो बंद कर देते हैं। देखो कैश क्रॉप्स का एग्जाम्पल हम ले तो एक कॉटन लेते थे, ठीक, कॉटन जो है वो एक कैश क्रॉप है, कॉटन ग्रो करो तुरंत ही बिक जाता है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत है, राइट। लेकिन कॉटन थोड़ी खा सकते हैं हम। जो एडिबल क्रॉप्स हैं वो एडिबल क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। अब ये क्या हो गया, मतलब गेहूं चावल, फिर ये छोटी मोटी चीजें जवार ग्राउंडनट, ये सारी चीजों का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो वैसे तो बढ़ा है लेकिन मार्जिनली बढ़ा है बेटा, इतना इंक्रीज नहीं हुआ है जो सबकी डिमांड पूरी कर सके, ठीक है। तो आज भी फार्मर्स क्या करते हैं, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत करते हैं और एडिबल क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसकी वजह से फूड ग्रेन्स की खपत हो जाती है। फूड ग्रेन मतलब खाने लायक जो चीजें हैं जो हम रेगुलरली खाते हैं, रोज खाते हैं 2 टाइम 3 टाइम, तो वो फूड ग्रेन्स की खपत बन जाती है। अब उसकी खपत आ जाए, फूड ग्रेन्स पल्सेस हैं इसकी खपत आ जाए तो क्या होगा, प्राइस राइज होगा, यस और नो। जो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका प्राइस बढ़ेगा, अगर कम है तो प्राइस बढ़ेगा, तो ये कम हो रहा है, फूड ग्रेन्स और पल्सेस कम हो रहे हैं, तो इसकी वजह से प्राइस राइज होगा और प्राइस राइज होगा तो पीपल, लोग, जो लोग 2 टाइम का खाना बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर सकते थे, अब प्राइस राइज होगा तो कैसे अफोर्ड करेंगे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, तो 2 टाइम का खाना भी वो प्रॉपर नहीं खा पा रहे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से एक रीजन है कि भाई वो खर्चा ज्यादा हो जाता है खाने में और वो पुअर हो जाते हैं, उनके जो पैसे हैं वो मोस्टली खाने में चले जाते हैं, तो ये इसकी वजह से वो पुअर बन जाते हैं। बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रूरल इकोनॉमी कोलैप्स, cottage and small scale industries broke down, migration increased, income in agriculture sector decreased। तो देखो बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिखे हुए हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, तो ये सारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और कई सारे रिफॉर्म्स हुए, उसकी वजह से क्या हुआ पता है बेटा, जो रूरल कंट्रीज हैं, मतलब सॉरी जो रूरल विलेजेस हैं, जो छोटे मोटे विलेजेस हैं, वो विलेजेस कोलैप्स हो गए, उनका पूरा तंत्र कोलैप्स हो गया। कॉटेज और छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज है, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज वो टूट गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आगे बढ़ गए, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज टूट गए, ठीक है। अब क्या होने लगा, विलेजेस से लोग शहर में आने लगे, ठीक है, विलेजेस से लोग शहर में आने लगे, माइग्रेशन बढ़ गया। माइग्रेशन मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में रहने जाना, काम करने जाना, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं हम। तो माइग्रेशन बढ़ गया, ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इनकम जो है वैसे ही जितना था उससे भी कम हो गया। समझ में आया बेटा, ये इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज। तो ये सारे भी रीजंस हैं कि भाई जो लोग हैं वो गरीब हो जाते हैं। Poor people are become victims of malnutrition and diseases. Expenditure on health increased, although income was steadied by expenditure of medicines increased. तो देखो गरीब लोग जो है, ठीक है, वो माल न्यूट्रिशन मतलब उनके शरीर के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाता है, तो कहीं पे वो बहुत पतले हो जाते हैं, कहीं पे उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, शरीर ठीक ठाक नहीं चल पाता है, ठीक है, डिजीज हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। तो ये गरीब लोग जो होते हैं वो अपना एक्सपेंडिचर जो है, मतलब जो जितने भी पैसे वो कमाते हैं, उसमें से कई सारे पैसे तो वो हेल्थ पे, अपनी सेहत मेंटेन करने में लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि उनकी इनकम स्टैटिक रहती है, इनकम कंटिन्यूस रहती है, एक स्टेबल रहती है, मतलब 100 रुपए कमा रहे हैं दिन का तो 100 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मेडिसिन पे खर्चा बढ़ जा रहा है, ठीक है, मेडिसिन पे खर्चा बढ़ जा रहा है। तो ये एक रीजन है कि भाई वो एक
पुअर बन जाते हैं, वो हेल्थ पे बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं और ये तो है ही, क्योंकि उनको 2 टाइम का खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? तो उनको डिजीजेज़ हो जाते हैं? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और उसकी वजह से हेल्थ पे पैसे उनको डालने पड़ते हैं और इसकी वजह से उनका खर्चा बढ़ जाता है और वो पुअर हो जाते हैं। Due to change in technology, traditional business, cottage industries, etc. were deteriorated and unemployment had increased. तो बेटा टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से जो एक्चुअल बिजनेस हो रहा था, जैसे हम बात करें छोटी मोटी दुकानों का, तो वो छोटी मोटी दुकान में जो खरीदार आते थे, ठीक है, वो अब सब चीज ऑनलाइन मिल रही है, राइट और नो? सब चीज ऑनलाइन मिल रही है, तो अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा, वो जो दुकानदार है, ठीक है, उसका काम बहुत कम हो जाएगा या तो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसकी वजह से अब वो दुकान बंद कर देगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ेगी। तब ये भी एक वजह है कि भाई वो गरीब हो जाएगा। लास्ट पॉइंट ऑफ रीजंस ऑफ पॉवर्टी, there was an increase in population growth, death rate decreased, average lifespan increased, supply of labor increased in comparison to demand of labor, so unemployment increased. On the other side, the production of things of basic requirement decreased. There was a price rise, there was downfall in purchase power was experienced, living standard deteriorated, thus poverty increased. तो बेटा देखो, पॉइंट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला तो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, ठीक है, इतनी सारी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। अब अब क्या हो रहा है, अब हमारा हेल्थ केयर बढ़ गया है, अच्छा हो गया है, राइट? तो अब डेथ रेट जो पहले 45-50 पे एक्सपायर्ड हो जाते थे लोग, अब 75-80 तक जीते हैं, तो मतलब डेथ रेट कम हो गया, एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ गया। वही मैंने बोला ना, वो पहले 45-50 तक ही जीते थे, अपना लाइफ स्पैन 45-50 तक ही था, लेकिन अब 75-80 तक जीते हैं, तो ये एवरेज जो है वो बढ़ गया उनका। अब क्या हो रहा है, अब वो जो लोग हैं, ठीक है, वो जो लोग अभी हैं यहाँ पे, वो काम करना चाहते हैं, तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ गया, हमारे पास लोग बढ़ गए, उसके सामने काम इतना नहीं है, उसके सामने काम इतना नहीं, तो डिमांड नहीं है लेबर की, ठीक है, उनको काम नहीं मिल रहा है, यस और नो? तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों के पास काम नहीं है और उसके सामने जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कम हो गया, तो वहां पे भी प्राइस राइज आ गया। जो बेसिक चीजें हमको जरूरत है, ठीक है, जीने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, जो बेसिक चीजों की जरूरत है, वो कम हो गई, उसका प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है भाई, प्राइस राइज हो गया। और अब क्या हुआ, लोगों के पास पैसा तो है नहीं, है, प्राइस राइज हो गया, तो अब उनका जो परचेजिंग पावर था, परचेजिंग पावर क्या होता है बेटा, खरीदने की ताकत, तो उनके पास जितने पैसे उतनी ही ताकत होती है उनकी खरीदने की, प्राइस राइज हो गया तो उनकी खरीदने की ताकत कम हो गई। अब लिविंग स्टैंडर्ड उनका डिटोरेट हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है उनका, ठीक है, तो ये पॉवर्टी बढ़ गई। समझ में आया बेटा ये चीज? तो ये पूरा चेन है बेटा, ये पूरा चेन है। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ गई, ठीक है, लेबर बढ़ गया हमारे मार्केट के अंदर, लेकिन उतना काम नहीं है, तो बेरोजगारी बढ़ गई और जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें हैं उनका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजों का भाव बढ़ रहा है, ठीक है। घी पहले 10 रुपए में मिलता था, अब 20, 30, 40 जितना भी, मुझे नहीं मालूम कितने में मिलता था, लेकिन 40-50 रुपए में, 60 रुपए में घी मिल रहा है, 80 रुपए में, 100 रुपए में, पता नहीं। तो उसका भाव बढ़ गया, ठीक है, बेसिक चीजें जो हमको चाहिए उसका भाव बढ़ गया। अब उसके सामने लोगों के पास नौकरी तो है नहीं, वो खरीदेंगे कैसे? परचेजिंग पावर कम हो गया उनका, ठीक है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज हो गई, कम हो गई, वो जो रह रहे थे अब उनसे छोटे घर में रहेंगे या कहीं पे रेंट पे रहेंगे, या उनके पास कुछ पहले स्कूटर था तो अब साइकिल चलाएंगे वो, तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कम हो रही है यहाँ पे और पॉवर्टी बढ़ रही है। तो ये सारे पॉइंट्स है बेटा रीजंस ऑफ पॉवर्टी के, कि भाई पॉवर्टी क्यों है पॉवर्टी किस वजह से है, वो हमने आज ये पढ़ा। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन की, थोड़े बड़े पॉइंट्स हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो चलिए एक जनरल हम एक दो पॉइंट कर देते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पॉवर्टी को इरेडिकेट कैसे करे जाए, ठीक है। वैसे तो पॉवर्टी हम पूरी खत्म तो नहीं कर सकते हैं, इतने सारे लोग, करोड़ों लोग गरीब हैं, तो खत्म करने तो बहुत बड़ा मेहनत लगेगा गवर्नमेंट को और बहुत समय लगेगा, ठीक है। और हम जो हम इंडिपेंडेंस से वही ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जो गरीब हैं उनको ऊपर लाने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड उनका ऊपर लाने के लिए तो कंटिन्यूअसली स्ट्रगल ही कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
तो देखो गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई हैं जिसमें पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए कई सारे पॉइंट्स उन्होंने लागू किए हैं, कई सारे रूल्स, कई सारे पॉलिसीज लागू किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इट्स ग्रिप। Reasons for it have been understood in short. On the basis of it, it has become easy to understand which type of strategies to be adopted to remove poverty. तो ये जो भयंकर साइकिल है, विशियस साइकिल, भयंकर साइकिल है पॉवर्टी की, ठीक है, वो धीरे धीरे अपना ग्रिप टाइट कर रही है, मतलब बढ़ रही है पॉवर्टी, और रीजंस हमने समझ लिए। तो उसके बेसिस के ऊपर ये इजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करने में, समझने में, क्योंकि इसके स्ट्रेटेजी हमने जो अडॉप्ट किए हैं, गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया और करने वाली है, ठीक है, वो आप समझने में इजी हो जाएगा। टिल नाउ 11th ईयर प्लान हैज बीन कंप्लीटेड। तो बेटा ये 11th ईयर प्लान, ये जो टेक्स्ट बुक पब्लिश हुई थी वो साल के हैं, अभी तो 13th ईयर प्लान चल रहा है। तो 11th ईयर प्लान कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। टिल देन निग्लेक्शन ऑफ रूरल एरियाज इन स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वर्क प्लान इज फाउंड मेनली रिस्पांसिबल फॉर पॉवर्टी। तो इसमें 11th ईयर प्लान खत्म हुआ तब तक क्या पाया गया था बेटा? ये पाया गया था कि जो पॉलिसीज हमारे इंडिया के अंदर बनाई गई हैं, स्ट्रेटेजी बनाई गई है डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया का, उसके अंदर पॉवर्टी को निग्लेक्ट किया गया है, रूरल एरियाज को निग्लेक्ट किया गया है, गांवों को निग्लेक्ट, इग्नोर किया गया है, ठीक है। और उस ये सब पॉलिसीज में, ये सब प्लान्स में कोई पॉइंट्स है नहीं, तो इसकी वजह से सबसे बड़ा तो रीजन यही है कि भाई इट इज इंक्लूडेड ही नहीं है। 11th ईयर प्लान तक तो ये इंक्लूड नहीं था, रूरल एरियाज पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट। Golden pinnacle of Indian economy may be there in urban areas, but the base lies in rural areas only. देखो हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो शहर वाले एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, ठीक है, उसमें अच्छा पीरियड आया है, मतलब हम बोल सकते हैं गोल्डन पिनाकल, मतलब एक एक बहुत ही सुनहरा कल हमारे इंडिया को दिखाई दे रहा है हमारे शहरों में, ठीक है, हमारे शहरों में। लेकिन हमारा बेस तो हमारे गांव है ना, हमारे बेस तो हमारे गांव है, उन पे ही हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। Villages are the heart of Indian economy. So in order to keep them alive and prosperous, a large part of budget should have been spent after them. तो ये जो गांव है, ठीक है, वो हमारे इंडियन इकोनॉमी के सही में तो हमारे दिल है, हार्ट है, ठीक है, हमारा बेस है। सबसे बेसिक चीज तो हमारे गांव है इंडिया के अंदर, ओके। अगर उसको अलाइव रखना है, अलाइव मतलब उसको बढ़िया रखना है, उसको आगे बढ़ाना, उसको डेवलप करना है, तो एक बहुत ही बड़ा पार्ट ऑफ बजट, बजट मतलब जो बजट अलोकेट होता है उसमें बहुत सारे पैसे उसके पीछे खर्च होने चाहिए, हमारे गांवों को डेवलप करने में पैसे खर्च होने चाहिए। Actual economic development, social development, and cultural development of India is possible by developing villages only. तो देखो एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा है, एक्चुअल सोशल डेवलपमेंट, एक्चुअल कल्चरल डेवलपमेंट कब होगा? तब होगा जब विलेजेस को हम डेवलप कर सकें, हमारे गांवों को हम डेवलप कर सकें, ठीक है। Thus, through the program ग्रामोदय से भारत उदय, present government has implemented the basic idea that the upliftment of the country is possible only through the upliftment of villages. तो भाई एक प्रोग्राम शुरू किया गया है हमारी अभी की सरकार ने, एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है ग्रामोदय से भारत उदय। ग्रामोदय मतलब विलेज को डेवलप करने से, विलेज को ऊपर लाने से भारत भी ऊपर आएगा। ग्रामोदय से भारत उदय, ये जो प्रोग्राम शुरू किया है हमारी गवर्नमेंट ने, इसमें हमने इंप्लीमेंट किया है भाई ये बेसिक आइडिया कि हमारे कंट्री की डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हम विलेजेस को अपलिफ्ट करेंगे, विलेजेस को डेवलप करेंगे। Central and state government have emphasized on implementation of new plans and programs for removal of poverty. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों ने ऐसे प्लान्स और प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है और उस पर इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है जो पॉवर्टी को रिमूव कर सके। For this, stress has been laid on improvement of basic needs, basic needs of life, development of agriculture sector and cottage and small industries, etc. तो अब ये प्रोग्राम के अंतर्गत देखो बेसिक चीजों का इंप्रूवमेंट हम लाए, ठीक है, बेसिक जरूरियात जो हमारी है, बेसिक नीड्स जो है हमारी जिंदगी के अंदर, उस पे इंप्रूवमेंट लाए, उसकी चीजों पे इंप्रूवमेंट लाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम डेवलप करें और हमारी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी हम डेवलप करें। ये प्लान के अंतर्गत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने ये चीज इंक्लूड करी है।
If opportunities for employment will be created, a flow of income will increase and poverty will be decrease. तो अगर एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लोगों को काम मिलता है, ठीक है, छोटे मोटे काम भी मिल रहे हैं, लोगों को पैसे कमाने लगे हैं, तो एक फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगा, इनकम का फ्लो बढ़ेगा, ठीक है, और पॉवर्टी कम होगी। ओके, चलिए भाई, पॉइंट नंबर 1 की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस से। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट हम देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट ने अपना काम किया है, क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या उन्होंने लागू किया है पॉवर्टी को हटाने के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चले मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आपका होमवर्क ये है कि भाई ये पूरा एक बार चैप्टर रीड कर दीजिए पहले से, भले आपने रीड किया हो, एक बार और रीड कर दीजिए। जितनी बार आप रीड करेंगे उतनी बार आपको कई कई चीजें समझ में आने लगेगी, और जब 3 या 4 बार 5 बार आप रीड कर देंगे ध्यान से, तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए क्लियर हो जाएगा, मतलब यहां तक क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस से, पेज नंबर 135। ओके, चले बाय बाय, और मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।